हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। अच्छे से पढ़ाई चल रही है ना, पीवाईक्यू सीरीज में मजे आ रहे हैं ना। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम इस पीवाईक्यू सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं 2022 का टर्म 2 का सेट 2। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने सेट 1 डिस्कस किया था कि हम 2022 के टर्म 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टर्म 2 में हमारे टोटल आए थे 5 सेट्स, जिसमें से हम क्या करने वाले हैं, सेट 1 का सबसेट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सेट 2 का सबसेट 2 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली सेट 3 का सबसेट 1 करेंगे, सेट 4 का भी सबसेट 1 करेंगे, सेट 5 का सबसेट 1 करेंगे, और आज हमारा क्या है, सेट 2 का सबसेट 1। क्लियर हो गई बात। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। तो चलिए बात करते हैं अगर इस टर्म 2 के सेट 2 सबसेट 1 की। तो जैसा सेट 1 में था कि यहां पर आपके आए थे कितने सेक्शंस, 3 सेक्शंस आए थे। 3 सेक्शंस में ए बी सी, ठीक है, और टोटल क्वेश्चन कितने थे, 12 क्वेश्चंस आए थे टोटल। सेक्शन ए में थे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन बी में थे 3 मार्क्स के, सेक्शन सी इज डिपेंड्स की 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इतनी बात भी हो गई। आपको हमेशा ही मार्क्स के हिसाब से अपना आंसर लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, और उतना ही लिखना है जिससे आपको उतने मार्क्स अचीव हो जाए। ठीक है, अच्छे से पेपर पढ़ के सॉल्व करना है। तो चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन। ये आपका क्वेश्चन आया था सेक्शन ए के अंदर, जिसमें थे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। तो ये क्वेश्चन आई थिंक ना सबको आता है, सब अभी तक ना बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हो। तो आई होप अभी तक आपने ना पूरी बुक को अच्छे से पढ़ लिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कवर की हैं, वन शॉट कर चुके हो, सब कुछ करने के बाद पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हो, है ना। अब इसमें होता क्या है, अगर मैं एक फिगर से बताऊं तो अगर मेरा ये रहा, क्या बना रही हूं मैं, ये पीएन जंक्शन बना रही हूं। तो ये रहा मेरा पीएन जंक्शन। पी में हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं कौन से, होल्स, ठीक है, और एन में हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मेजॉरिटी कैरियर्स। अब क्योंकि होता क्या है, यहां पर कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कहां डिफ्यूज हो जाते हैं, इस होल वाले रीजन में डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एंड कुछ यहां से होल्स जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं एन जंक्शन में। इतनी बात भी हो गई क्लियर। उनके डिफ्यूजन के कारण अब इस ये जो एन रीजन है, इस एन रीजन से जब डिफ्यूज होके इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनकी क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मतलब इस तरफ पर आपका कौन सा ग्रेडियंट आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इमोबाइल्स पॉजिटिव इमोबाइल्स आ गए। अब अगर इधर से जब आपका होल्स इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो अब जो ये डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण जो आपकी एक लेयर फॉर्म होती है, इसी लेयर को हम क्या कह देते हैं भाई, डिप्लेशन लेयर कह देते हैं। चलो इतना तो हमने फिगर से समझ लिया। अब इसमें लिखा क्या है, ठीक है, इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन द होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम पी टाइप सेमीकंडक्टर टू एन टाइप, सिमिलरली फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं लाइन को नहीं पढ़ रही हूँ। क्यों होता है भाई, इसलिए होता है क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अकर होता है अक्रॉस द पी साइड एंड एन साइड। चलो ये भी हमने देख लिया। जब आपके होल डिफ्यूज करते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है, एक अनमूवेबल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। भाई मैंने दिखा भी दिया आपको, देखो ये रहा। ठीक है, फिर यहां पर जब ये होल डिफ्यूज, जब आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करता है तो यहां पर अनमूवेबल पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। इन्हीं को हम बोल देते हैं इमोबाइल आयंस। ठीक है, अब इन्हीं के डिफ्यूजन के कारण जो एक लेयर डेवलप हुई जंक्शन के अक्रॉस, दैट लेयर इज नोन एज डिप्लेशन लेयर और डिप्लेशन रीजन। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है हमारा बैरियर पोटेंशियल। हो गई बात क्लियर। इसको आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे। अब क्वेश्चन ना दूसरे सेट में जब मैंने देखा था तो वहां पर मैंने देखा कि इस डिप्लेशन रीजन की जगह पर बैरियर पोटेंशियल भी पूछ लिया है, तो वो भी अब आप आराम से लिख लोगे, है ना। तो चलो हमारा क्वेश्चन 1 डन।
है ना। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि डिफाइन द टर्म इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल इन जेजो-मार्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, ठीक है। तो इसके सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पहले भी किया था सेट 1 में, तो इसको मैं थोड़ा सा ना जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सेट 1 भी देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो भी समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करें तो इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर होता है आपकी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ इंसिडेंस ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज डिनोटेड बाय बी। अब इसके लिए यहाँ पे फिगर भी दे दिया है। मान लो कि भाई ये रहा आपका जो टारगेट न्यूक्लियस है वो यहाँ पर है। अब आपने अपनी जो इंसिडेंट रे कराई है, जब आपकी इंसिडेंट यहां से रेस इस तरीके से जा रही हैं, ये दिख रहा है आपको, तो या इस न्यूक्लियस से इतना जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से उस इंसिडेंट लाइन तक का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल b से। ओके, डन। फिर पूछा है डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसको मैंने पहले बताया था। क्या बताया था वो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जब हमारा जो ये अल्फा पार्टिकल है, जब हम बॉम्बार्ड कराते हैं ना गोल्ड न्यूक्लियस पे, अब अल्फा पार्टिकल भी हमारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूक्लियस में भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड, है ना, स्मॉलर पोर्शन में। तो वहां पर क्या होगा? अब दोनों ही सेम चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन हुआ, जिसके कारण क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये जो अल्फा पार्टिकल है और ये जो न्यूक्लियस है, एट विच मूविंग चार्ज जो है वो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देता है और भाई स्टेशनरी हो जाता है। कितनी देर के लिए? कुछ मूवमेंट के लिए। दैट डिस्टेंस इज नोन एज द क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो यहां पर वो जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? हमारी क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाती है। तो भाई डेफिनेशन की बात तो हो गई फिनिश, है ना। अब देखते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन 2 के अंदर अब देखते हैं, इस क्वेश्चन 2 के अंदर एक और क्वेश्चन आया था, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो आपके पास इसका कोई रिलेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, बट कुछ रेफरेंस बुक्स में या फिर कुछ साइट्स में फॉर्मूला दिया गया है जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे। और अगर आप आगे जाके क्या लेते हो? फिजिक्स लेते हो, तो आपको जरूरी है पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है दैट tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू d अपॉन 2b वेयर d इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एंड b इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, यहां से आप अपना इम्पैक्ट पैरामीटर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, दिस इज दिस वन। अब अगर यहाँ पर आप वैल्यूज रखते हो तो देन यू विल गेट योर आंसर। अगर थीटा इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ पर tan 0 क्या होता है? tan 0? तो tan 0 आपका होता है 0। ठीक है, अगर वो 0 हो गया तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? अनडिफाइंड हो जाएगा फॉर दिस केस एंड थीटा इक्वल टू 0। अब अगर आप यहां पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखते हो तो tan 90 इज इक्वल टू d अपॉन 2b। यहां को सॉल्व करोगे तो b इक्वल टू आपका आएगा 0। ओके, ये तो हो गया, आपने वैल्यूज बता दी। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो अब सब लोग तो नहीं भर सकते, तो वहां पर कंसेप्चुअल तो दिया है आपके एनसीईआरटी में, उसके लिए आप क्या देखोगे? कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, यहां से आप बॉम्बार्डिंग कर रहे हो किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की, तो कुछ रिपल्स के कारण वो इस तरीके से चले जाते हैं और ये जो एंगल है ये आपका कहलाता है थीटा, है ना। अब ये जो थीटा कहलाता है, इस थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो यहां पर क्या होगा? अभी तो ये थीटा बना है, फिर ये क्या होगा? इस तरीके से रहेगा। ओके,
कुछ डेविएशन नहीं हुआ, तो बी की डिस्टेंस क्या रहेगी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मैक्सिमम हो जाएगी। अब अगर यहीं पर अगर आपका दूसरा फिगर देखो, फिर उसमें क्या बोल रहा है कि 180 डिग्री, मतलब वो ऐसे जो थीटा काउंट कैसे होता है, इस एक्सेस से ये वाला डेविएशन, तो जब वो इस तरीके से गया फिर यहाँ से वो इस तरीके से, तो ये थीटा कहलाएगा 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर जो आपका बी है वो आपका रहेगा 0, क्योंकि आपका जो बी है वो क्या होगा, इंसिडेंट ऑन द न्यूक्लियस। डायरेक्ट कहाँ पर हो रहा है, न्यूक्लियस पे इंसिडेंट हो रहा है। बात हो गई, दोनों केसेस देख लिए। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। डन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, जो और क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था उसकी। इसमें बोला गया है कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स व्हेन अ सरफेस इज इरेडिएटेड विद द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी μ1 and μ2. The maximum kinetic energy of the electrons emitted in the two cases are k and 2k respectively. Obtain the expression for the threshold frequency का हमें निकालना है। ठीक है भाई, समझ गए। हमारे पास अगर हम देखें तो दो इक्वेशंस बनेंगी। द फर्स्ट किसके लिए बनेगी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी μ1 है और काइनेटिक एनर्जी k है, और दूसरी आपकी बनेगी जब आपकी फ्रीक्वेंसी μ2 है और काइनेटिक एनर्जी है 2k। ठीक, तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन की, दैट h μ1 इज इक्वल टू h μ0 प्लस k, और इसके लिए हो जाएगी h μ2 इज इक्वल टू h μ0 प्लस 2k। ठीक, तो अब हमें फाइनली चाहिए क्या, हमें चाहिए फाइनली एक्सप्रेशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो गई। अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो यहाँ पर है आपका 2k, यहाँ पर है आपका k। ठीक है, अब अगर इसमें पूरे को डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरा यहाँ पर भी k आ जाएगा, तो डिवाइड करूंगी तो ये हो जाएगा h μ2 अपॉन 2 h μ0 अपॉन 2 प्लस k, यही होगा। ठीक है, अब क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा h μ1 माइनस h μ2 अपॉन 2 इज इक्वल टू h μ0 प्लस k माइनस h μ0 अपॉन 2 माइनस k। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर मेरा बचेगा 2h μ1 माइनस h μ2 अपॉन 2, और यहाँ पर बचेगा h μ0 माइनस h μ0 अपॉन 2, यही बचेगा। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। फिर देखो, फिर यहां पर क्या लिख देती हूँ, फिर से अगर रिपीट करूं तो 2h μ1 माइनस h μ2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2h μ0 माइनस h μ0 अपॉन 2। ये तो हो गए कैंसिल, यहां से मेरा h μ0 आ जाएगा 2h μ1 माइनस h μ2। भाई अब मुझे तो इक्वेशन मिलने वाली है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। देखो ये h, ये कॉमन निकाल लो, ये कट गया, इक्वेशन क्या मिली, जल्दी बताओ किस किसने लिख ली। तो यहाँ पर μ0 इज इक्वल टू 2μ1 माइनस μ2, ये रही मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन ऑन द सरफेस। कुछ नहीं था, दोनों इक्वेशन पता है, उनको बैलेंस कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आंसर मिल गया, दैट्स इट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें पूछा गया है कि हाउ इज एन ईएमएफ जनरेटेड बाय अ सोलर सेल ड्यू टू द 3 बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड, एक्सप्लेन। ओके, तो यहाँ पर सिंपली सोलर सेल में किस तरीके से ईएमएफ जनरेट हुआ है वो बताना है। तो हम पहले स्टार्टिंग तो वैसे ही कर देंगे, ईएमएफ इज जनरेटेड बाय अ सोलर सेल ड्यू टू 3 बेसिक प्रोसेस व्हिच आर एज फॉलोज। फिर आप लिख सकते हो कि फर्स्ट प्रोसेस होती है हमारी जनरेशन। अब जनरेशन में क्या होता है कि जैसे ही आपके पीएन जंक्शन के डिप्लीशन लेयर पर लाइट आ रही है विच इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, जैसे वो आती है तो यहाँ पर क्रिएट आपके हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो जनरेशन में ये लिखोगे देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। ठीक, फिर जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं तो एक साथ जनरेट हुए, पेयर में जनरेट हुए। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्ट हो जाता है एन साइड, जो होल्स हैं वो हमारे आ जाते हैं पी साइड बाय द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ठीक, तो इसमें दूसरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, सेपरेशन। अब जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो उसके लिए भी इसमें आप लिखोगे द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू जंक्शन फील्ड। क्यों कर रहे हैं भैया, जंक्शन में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों है, क्योंकि पी एन जंक्शन है। पी में हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल, एन में होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला जाता है, एन साइड, पी कहाँ चला जाता है, पी साइड। ओके फिर क्या होता है कि अब यहां पर जैसे उसके बाद क्या होता है, थर्ड प्रोसेस का नाम होता है कलेक्शन। अब कलेक्शन में क्या होता है कि जैसे ही हमारे एन रीजन में और पी रीजन में क्या हो गए, अपने अपने एन में आ गए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे है तो पहले से इलेक्ट्रॉन थे, अब और इलेक्ट्रॉन हो गए, उसी तरीके से होल्स, उस तरीके से होल्स में क्या हो गया, होल और आ गया, तो क्या हो गया, मोर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब उसके पहले भी क्या होता है कि जब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कलेक्ट होते हैं फ्रंट कांटेक्ट में, और यहाँ पर जो पी में जो होल्स होते हैं वो कलेक्ट होते हैं बैक कांटेक्ट में। अब ये कैसे होता है कि देखो भैया, जब भी हम कोई सेल बनाते हैं, सोलर सेल बनाते हैं, तो उसमें लेयरिंग की जाती है। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद लेयरिंग के ऊपर, तो एक लेयर में फ्रंट कॉन्टेक्ट होता है, एक होता है आपका बैक कॉन्टेक्ट। तो बैक कॉन्टेक्ट में आपके जाते हैं होल्स, एक में जाते हैं आपके क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए और यहाँ पर होल्स ज्यादा हो गए, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिवली चार्ज ज्यादा हो गया, जिसके कारण एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है। एंड आप क्या बोल सकते हो, उसी को ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है अक्रॉस द जंक्शन, और उस डिफरेंस के कारण क्या क्रिएट होता है, हमारा ईएमएफ क्रिएट होता है सोलर सेल में। डन, क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। आपको 3 प्रोसेस बता दी गई, फिगर भी बता दिया गया। तो अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगर ध्यान से देखो तो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि डिपिक्ट अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो यहाँ पर इतना आपको दे दिया है कि जो भाई ईएम वेव है वो कहाँ पर प्रोपोगेट कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे प्रोपोगेट कर रही है। अब इनके ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन लिखना है। तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, अब इसमें डिटेल में जाने की जरूरत, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भाई आप सब इतना तो पढ़ के बैठे हो ईएम वेव्स वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको कहते हैं। तो इक्वल टू हो जाएगा आपका ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। माइनस क्यों आया है भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। और बी क्या हो जाएगा, सेम बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये रहे भैया एक्सप्रेशंस आपके ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप फिगर भी बनाओगे क्योंकि फिगर भी बोला गया है ना कि प्रोपोगेट कर रहा है, आपको एक प्लेन बनाना है। तो देखो ये रहा आपके ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक है, आपका यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाई गई है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी बना के दिखा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो इस तरीके से आप अपना बना दोगे, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। डन, फिगर भी बना लोगे, आपकी इक्वेशन भी लिख दी। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इसकी बात करते हैं किसकी, सेकंड पोर्शन की। अब क्योंकि यहां से इस क्वेश्चन नंबर 4 से आपके चालू हो जाता है आपका सेक्शन बी। 4 to 11 जो क्वेश्चंस हैं आपके वो कितने मार्क्स के हो जाएंगे, फिर 3 मार्क्स के हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। तो आपका एक पोर्शन डन हो गया। दूसरे पोर्शन में देखो तो क्या पूछा है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप कोई भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस, आपको जो वहां पर याद आ जाए। से बेसिक अगर देखें तो ये क्या होता है कि भैया ईएम वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। तो पहला लिख दोगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ओके, सेकंड आप लिख सकते हो कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू, या आप लिख सकते हो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेंटेंस, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, और क्या प्रॉपर्टी लिख सकते हो, 3 ही लिखनी है ना। और लिख सकते हो कि ईएम वेव्स ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम विद द सेम स्पीड दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप लिखोगे ईएम वेव्स आर ट्रेवल थ्रू वैक्यूम with the
सेम स्पीड, और वो स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 3 हमने लिख दी, आप चाहो तो और भी लिख सकते हो। ठीक है, डन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो इसी क्वेश्चन नंबर 4 के और क्वेश्चन में आया था एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा सेक्शन बी है, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पर हो गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको कितनी बार बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये चीज आप छोड़ के मत जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम, उनके यूजेस, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी एनसीईआरटी में भी अच्छे से दिया गया है। और हर रेस की आपको यूज पता होने चाहिए, उनके रेंज पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है अभी तक कि ये क्वेश्चन तो हर साल रिपीट हो रहा है। तो मतलब इस साल भी आने के पूरे चांसेस हैं। अब ये नहीं कि सिमिलर टाइप ऑफ आ जाए, हो सकता है कुछ और पूछ ले, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत सिंपल भी होता है और अच्छे से पढ़ लिया तो। इसमें पूछा गया है कि नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग। ओके, तो फर्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव डिकेज ऑफ न्यूक्लियस। भाई जल्दी बताओ इसके न्यूक्लियस को डिके करने में कौन सी रे यूज करते हो? तो आप बोलोगे यहाँ पर हम यूज करते हैं अपनी गामा रेस, जिनकी रेंज भी अगर पूछ ले तो आप लिखोगे 3 × 10⁻19 हर्ट्ज टू 5 × 10⁻24 हर्ट्ज। ओके, फिर पूछा है इसमें एक पोर्शन और कि राइट वन यूज ईच ऑफ दीज वेव्स। तो गामा रेस का हम और कहाँ यूज करते हैं? सबसे बेसिक अगर यूज देख के आपको पता हो जिसके बारे में, इट इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, बहुत यूज होता है ये। ठीक है, अब पूछा है कि वेल्डिंग आर्क में कौन सी हम रेज यूज करते हैं? यूवी रेज यूज करते हैं। तो जब यूवी रेज यूज करते हैं, इसमें हालांकि रेंज नहीं पूछी है लेकिन मैं फिर भी लिख रही हूं। तो यहां पर इसकी रेंज होती है 10⁻15 हर्ट्ज टू 10⁻17 हर्ट्ज तक। ठीक है, अब इसका और अगर यूज देखोगे, यूवी रेस का हम यूज करते हैं स्टेलाइज करने में सब्सटेंस का। तो अभी कोरोना टाइम में तो बहुत ही यूज किया है, हमने देखा ना था यूवी गन्स आई थी और सैनिटाइजर्स में यूज हो रहा था, है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो यूज्ड टू स्टेलाइज द सब्सटेंसेस। ठीक है, फिर बात आ गई है हॉट बॉडीज की। तो हॉट बॉडीज में ये तो पहले भी बता चुकी हूं कि इसमें यूज होते हैं हमारी आईआर वेव्स, जिनकी रेंज होती है 10⁻12 टू 10⁻14 हर्ट्ज। अभी मैं फ्रीक्वेंसी रेंज बता रही हूं। ठीक है, और यूज की बात करें तो हम इसको नाइट विजन में यूज करते हैं, फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हो यूज्ड इन नाइट विजन, जो फ्लैश लाइट होती है उनमें, और आप लिख सकते हो या फिर फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द 4th क्वेश्चन। तीनों पोर्शन हो गए, 3 मार्क्स पक्के हो गए। चलो देखते हैं नेक्स्ट वन। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें बोला गया है स्टेट द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अब जिसने भी रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, अब उसको इसके बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि ये टॉपिक ना हमने 10th में भी पढ़ा है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, कंडीशन बतानी है। तो कंडीशन तो 2 ही होती है। पहली होती है कि यहाँ पर जो भी हमारी इंसिडेंट रे है वो ट्रेवल करे कहाँ से, डेंसर टू रेयरर, या फिर कई जगहों पे लिखा हुआ है मोर डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम। ठीक है, एंड सेकेंड आप कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो भाई ये 2 कंडीशन हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो बस इसका ये पार्ट सॉल्व हो गया। देखो कितना सिंपल था। आप स्टार्टिंग कहां से करोगे? आप स्टार्टिंग करोगे द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस विच आर एज फॉलोज, और आप इसको अपने सेंटेंस में अच्छे से लिख दोगे। यहाँ तो मैंने ऐसे
नॉर्मल एकदम 2 शब्दों में लिखा है, आप वहां पर प्रॉपर सेंटेंस में लिखोगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पोर्शन की। ए पोर्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके बी पोर्शन में बोला है कि अ टैंक इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड टू अ हाइट एज, देन कॉइन इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड इन द लिक्विड इज ग्रेजुअली lowered till it touches the bottom. The apparent depth is determined corresponding to the different position of the real depth of the coin. Then you have to plot the graph of variation apparent depth का real depth के according. फिर आपको बताना है physical significance of the slope of the graph. Okay. तो this is the question based on your on the concept of apparent depth and real depth. This is given in your NCERT 2. concept की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या concept लगेगा कि भाई ये रहा हमारा टैंक, इसको हमने एक सर्टेन हाइट, दैट इज द हाइट एच तक आपने एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड से फिल कर दिया। फिर आपने क्या किया, एक थ्रेड लिया, थ्रेड में आपने एक कॉइन को रखा, उस कॉइन को इसमें डाला, तब तक वो सस्पेंड कर रहा है जब तक वो लोअर बिल्कुल ग्राउंड से टच ना हो जाए। फिर आपने यहां से उसको देखोगे, जब देखोगे तो आपको इसकी जो एपरेंट डेप्थ है वो कहाँ दिखती है, यहां दिखती है, ठीक है। क्यों दिखती है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। क्यों दिखती है, इसका रीजन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है इसका रीजन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो हाइट है, अब जो एपरेंट डेप्थ की हाइट है वो हम मान लेते हैं वो हमारी हो गई है स्मॉल डी, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली में यहाँ है, लेकिन आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। अब हम जानते हैं कि हमने अपना पढ़ा है दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, दैट इज रियल कितनी है h, ये कितना है d। यहां से अगर आप देखोगे तो d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा h अपॉन म्यू। मैंने d के टर्म्स में क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे फर्स्ट में आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें आपको एक वेरिएशन बताना है एपरेंट डेप्थ का विद द रियल डेप्थ, इसीलिए मैंने इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिया है। इसको अगर मैं और चाहूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ दैट d इक्वल टू 1 अपॉन म्यू h. Now I am going to compare this equation with the graphical equation. What is the graphical equation? That y equal to mx. Here y is what? Y axis पे क्या ड्रॉ करेंगे हम, d, h पे क्या करेंगे, x, x axis पे h, और what is m? m is the slope of the graph, that is your 1 upon mu. ठीक है, इतनी बात भी हो गई। अब ग्राफ प्लॉट करें तो अगर हम d इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो ये 0, इसकी 1 तो 1 अपॉन म्यू। तो यहाँ पर मैं छोटा सा ग्राफ बना के दिखा रही हूँ, आप अच्छे से बनाइएगा। मैंने y एक्सिस पे रख दिया अपना d, x एक्सिस पे रख दिया अपना h, तो ग्राफ क्या बनेगा, इसका लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि स्लोप जो है वो 1 अपॉन म्यू है, ठीक है। तो स्लोप यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं, ये मैंने अगर स्लोप ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा d, ये क्या हो जाएगा h, ठीक है। तो यहां से मैं बोलूंगी द टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है विच इज d अपॉन h विच इज इक्वल टू द 1 अपॉन म्यू। 1 अपॉन म्यू कैसे आता है, d अपॉन h इधर से करोगे 1 अपॉन म्यू, तो ये आपको दिख गया, एक और रिलेशन मिल गया, स्लोप की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1 अपॉन म्यू। पहले तो आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया विच इज योर लीनियर ग्राफ, जो आपके शो कर दोगे एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का जो ग्राफ बना वो लीनियर बना, लीनियरली वेरी कर रहा है। बी में फिर पूछा है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है स्लोप का, तो आप यहां से कहोगे कि जो स्लोप है हमारा दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिख दोगे, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप लिखोगे द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज दैट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। बस कहानी यहीं पर खत्म, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन हो गया दंडनादन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात जब करने जा रहे हैं तो अब जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो आप खुद ही कहोगे कि मैम ये तो क्वेश्चन हमको ऐसे रट गया है एकदम। अब तो हमको कोई बोल दे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने को, हम यूं बना देंगे, क्योंकि ये इतनी बार हम सॉल्व कर चुके हैं, इतनी बार हम सॉल्व कर चुके हैं। आई थिंक हमने हर साल इस क्वेश्चन को देखा ही है किसी ना किसी सेट में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। बताओ यार कितनी बार करा है हमने ये। Hence obtain the expression for its magnifying power. ओके
कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने फिगर बना के ही रखा है। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो मेन चीज है वो क्या है हमारी, तो जल्दी बताओ मेन चीज क्या है हमारी। तो मेन चीज क्या है कि यहां पर हम यूज करते हैं 2 कन्वर्जिंग लेंस या फिर 2 कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसका लार्ज एपरेचर, लार्ज फोकल लेंथ होता है एज कंपेयर टू द आई पीस, ठीक है। आप दूसरे सेंटेंस में कह सकते हो भैया इसको थोड़ा बड़ा बनाना, अच्छे से समझाने के लिए इसको थोड़ा छोटा बनाना एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके। ध्यान रखना, गलती मत कर देना, गलती हुई ना तो वो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो रहेगा ही नहीं, ठीक। तो इसको थोड़ा बड़ा बनाया, इसको थोड़ा छोटा बनाया एज कंपेयर टू दिस वन। और यहां पर हम मान लेते हैं कि दूर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो सन, मून, कुछ भी है, स्टार है, ठीक है। वहां से बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही होंगी, है ना। वो पैरेलल रेस अगर कन्वर्जिंग लेंस पर आएंगी तो क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। अब कन्वर्ज होंगी तो कहां जहां मिलेंगी वहां पर हमारी क्या क्रिएट होगी, इमेज क्रिएट होगी। और उतनी जहां पर वो कन्वर्ज होके मिल रही है उतनी डिस्टेंस हम क्या कह देंगे, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहां से जो पैरेलल रेज आई इंफिनिटी से, उन्होंने अपनी इमेज कहां क्रिएट कर दी, ये क्रिएट कर दी, बट वो जो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज बनी, ए डैश एंड बी डैश, ठीक है, हो गई। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की इतनी बात हो गई। यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के कारण, उसको हमने बोल दिया वो अल्फा है, ओके। अब आई पीस का काम क्या है भाई, आई पीस पर ही तो आप अपनी आंख रखोगे, तो आपने यहां पर अपनी आईज रख ली, ठीक है। कहा भाई कहाँ फॉर्म हुई है, तो आपने देखा तो आपके लिए ये जो आपकी जो इसका इमेज था वो अब इस आई पीस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और इसको आपने जब देखा तो ये जो आपकी आंखों ने इनको करा तो फाइनल इमेज जो बनेगी वो कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है आपकी, बनेगी वो इन्फिनिटी पर। तो आपको दिख जाएगा हाँ भाई वो इतनी दूर है चीज, ठीक। तो आपको ये बात हो गई। अब ये जो आपका इमेज ने जो एंगल बनाया उसको हम क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे, ठीक है। ये पूरी बात समझ गए। और यहां पर आपका ये क्या हो गया, ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हो गया, क्लियर, ठीक। इमेज कहां बन रही है, फाइनली इंफिनिटी पे बन रही है यहां पर, ठीक है, बात हो गई। चलो अब देखो, अब आपको क्या बोला है कि आपको क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का हमने एक जनरल फॉर्मूला देखा है, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये जब आप देखोगे तो ये आपका आएगा बीटा अपॉन अल्फा, मैंने अभी तो बताया बीटा अपॉन अल्फा। ये अप्रोक्सीमेटली आपका इक्वल आप कर लेते हैं 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा के। अब इनकी अगर आप वैल्यू देखोगे 10 बीटा की यहां से, तो क्या निकल कर आएगी, h अपॉन एफ ई, यहां से आएगी h अपॉन एफ ओ। कैसे आ गई भाई, 10 बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वही किया है, ये हो गई कैंसिल, यहां से आ जाएगी एफ ओ अपॉन एफ ई इज योर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बहुत सिंपल था, क्योंकि इतनी बार कराया ना, मैं इसके डिटेल में भी नहीं जा रही हूँ, ये पहले ही इतना करा चुकी हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। चलो आपका डायग्राम अच्छे से बनाना, लेबलिंग के साथ बनाना, बस यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है लेबलिंग नीट एंड क्लीन बनाना, क्योंकि यहाँ पर इसमें रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोला भी गया है कि लेबल रे डायग्राम। अगर आपने लेबलिंग करना, मान लो डायग्राम बनाया है, आप सोचो कि मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया क्योंकि मैंने इतना अच्छा डायग्राम बना कर आया, लेकिन लेबलिंग करना भूल गए, आपने क्या कर दिया, इसको आई पीस लिख दिया या फिर इसको ऑब्जेक्टिव, या फिर लिखा ही नहीं कुछ, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा गलत, ठीक है। इसलिए बहुत ही शांत दिमाग में अच्छे से सोच समझ के पेपर करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्या कन्वर्जिंग लेंस मेड ऑफ ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.5, हैज इट्स रिफ्रैक्टिव स्फेरिकल फेसेस ऑफ रेडियाई
ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फिर आपको उसकी फोकल लेंथ निकालनी है कब, जब वो एयर में है, और दूसरा निकालना है कि जब आपको उसको आपने किसी लिक्विड में इमर्स्ड कर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको इतना दिया है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस ये रहा भाई। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। आप मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से ये इसको देख रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, ये आपका लेफ्ट साइड को देख रहा है तो ये नेगेटिव रहेगा। इतनी बात भी हो गई। एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.5। अब अगर ए पोर्शन में देखें तो आपको क्या बोला है कि पहले ये कहाँ रखा है, एयर में है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। ओके, ठीक है। अब जब इसमें आपको निकालना क्या है, फोकल लेंथ। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो आपका हो गया 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यही होता है कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो इस केस में क्या होगा कि यहां से एयर से जाएगा किस में, ग्लास वाले मीडियम में। तो इसको अगर आप लिखते कैसे, म्यू को हम लिखते हैं μ2/μ1। तो μ2 आपका मान लो ये है, ये आपका μ1 है, तो 1.5/1। ठीक है, मैंने लिख दिया वहां पे, तो 1.5 माइनस 1, और ये क्या है 1/r1 दैट इज 1/10 माइनस 1/-20। अब आपने ये मैंने साइन कैसे लगाए, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लगाए, जो लेफ्ट तरफ वो नेगेटिव, जो राइट तरफ वो पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका हो गया 0.5 और ये आपका निकल कर आएगा 1/10 प्लस 1/20 0.5, और यहां पर ये हो जाएगा 2 प्लस 1/20। ठीक है, ये हो गया 0.5 मल्टीप्लाई 3/20 10 2, तो ये हो गया 3/40। तो यहां से फोकल लेंथ आ जाएगी 40/3 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही हमको हमारी रेडियाई दी थी। तो हमारी फर्स्ट केस के लिए फोकल लेंथ कितनी निकल आई, 40/3 सेंटीमीटर। अब दूसरे केस की बात करते हैं। अब दूसरे केस में क्या बोला है कि आपने इस लेंस को उठा के एक लिक्विड में इमर्स्ड कर दिया, और इस लिक्विड का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.25। यही कह रहा है ना। ठीक है, तो अब ये μ1 हो गया आपका। ओके, तो यहां पर अब म्यू कितना हो जाएगा, μ2/μ1 विच इज 1.5/1.25। तो यहाँ पे भी रख दो 1.5/1.25 माइनस 1। इसको हम फिर से रख दो भाई 1/10 माइनस का 20, तो ये 1 प्लस का लिख दिया मैंने डायरेक्ट। ये आपका हो जाएगा 1.5 माइनस 1.25/1.25, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1/20। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये निकल कर आएगा 1/5, और ये हो जाएगा 3/20 विच इज 3/100, और यहां से फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी 100/3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आ गई इस केस के लिए आपकी फोकल लेंथ, आपकी आ गई 100/3। ये 100 है भाई, 160 नहीं है। 100/3 सेंटीमीटर इज योर फोकल लेंथ। इसका मतलब ए एंड बी पोर्शन सॉल्व हो गए। डन 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 डन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि द एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन आइटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज दिस वन। तो आपको एनर्जी कितनी दी है भाई, टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइन क्या करना है, पहले में आपको रेडियस निकालना है ऑर्बिट की, जिसमें आपको वो रेडियस दी गई है। फिर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रॉन का। फिर आपको निकालना है सी में काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर जो मेन जो चीज आपको सबसे पहले निकालनी हो वही थोड़ा सा बस निकाल लो, फिर तो क्वेश्चन सारे सॉल्व होने हैं। तो पहली चीज क्या है भाई, पहली चीज ये है कि हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है हाइड्रोजन आइटम में, उसका फॉर्मूला होता है -13.6/n²। पढ़ा है कि नहीं,
ठीक है, तो यहाँ पर -3.4 इज इक्वल टू -13.6 एन स्क्वायर, यहाँ से एन स्क्वायर आपका हो जाएगा 13.6 अपॉन 3.4, क्योंकि माइनस से माइनस हो गए हैं कैंसिल। इसको जो आप सॉल्व करोगे ये निकल कर आएगा 4, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 2। तो भैया एन निकल गया, नंबर ऑफ द ऑर्बिट। अब क्या निकालना है, पहले केस में अगर देखो रेडियस निकालना है किसकी, ऑर्बिट की। फॉर्मूला क्या होता है, दैट आर इज इक्वल टू आर नॉट डॉट एन स्क्वायर। अब ये आर नॉट क्या होता है, यही तो आर नॉट होता है आपकी बोर रेडियस, जो कि आपको गिवन है, कितनी गिवन है 0.53। तो 0.53 इंटू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर इज 4। सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा 2.12 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, आप इसको फर्मी मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो आपका क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया इस ऑर्बिट की रेडियस। अब क्या निकालना है इसके बी पोर्शन में, तो बी पोर्शन में तो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का NH/2π है ना। n कितना है हमारे पास 2, तो 2h/2π, 2 से 2 काट दो, h/π। चाहो तो इसको वैल्यू रख के सॉल्व कर लो या फिर इतना छोड़ दो, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, ठीक है। अब C की बात करें तो C में क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इट इज द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अब ये क्या है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी कितनी दी गई है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितनी हो जाएगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी, निकल गई हूं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपका हो जाएगा 8 -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब तीनों पोर्शन हो गए, बहुत सिंपल थे। आप चाहो तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इनकी वैल्यूज रखकर, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू ओनली। ठीक है, पूरा हमने सॉल्व कर लिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, डन हो गया। चलो देखते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था ना यार, 3 मार्क्स में बहुत ही सिंपल लग रहा है मुझे तो पेपर। आई डोंट नो कि आपको कैसा लग रहा है, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यहाँ पर जब सॉल्व कर रहे हो ये पिछला पेपर तो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि कैरी करता है फिर से 3 मार्क्स, सेक्शन बी के अंदर आता है। इसमें आपके पूछा गया है पोर्शन में, डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद द सेपरेशन बिटवीन दैम। ओके, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनता है कि एक तरफ हम लिखते हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज योर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तरफ आपकी रहती है क्या, ये सेपरेशन, जिसको हम किस में लेते हैं, फर्मी मीटर में लेते हैं, है ना। तो हमने अपनी डिस्टेंस ले ली है R = फर्मी मीटर। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है कि आपकी जो पोटेंशियल, जो आपका जो न्यूक्लियर फोर्स जो है, जब आपका ये जो R है दैट इज लेस देन R0, मतलब इस जो R0 से अगर कम होता है, तब आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है न्यूक्लियस के बीच में, वो क्या होता है, आपका क्या होता है, रिपल्सिव होता है। ठीक है, आप देख ही सकते हो, देखो इसके पहले का जितना भी फोर्स है वो रिपल्सिव है, बट जैसे ही इसकी जो वैल्यू है, इस R की वैल्यू अगर इस R0 की वैल्यूज को क्रॉस कर देती है, तो आपका जो फोर्स है न्यूक्लियस के बीच में वो क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी मिनिमम कब रहती है, देखो मिनिमम कब है, इस पॉइंट पर है, जिस पॉइंट को हमने बोला है R0। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस सेपरेशन वो कितना होता है, 0.8 फर्मी मीटर होता है। ठीक है, हमने तो ये ग्राफ बना लिया और थोड़ा समझ भी लिया। अब उसके बाद की अगर बात करें तो इसमें बोला है बी पोर्शन में, इमेजिन द फिजन ऑफ 5626 आयरन इनटू 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स ऑफ 2813 एल्यूमिनियम। दैट मीन्स 5626 जो आयरन है वो कितने पार्ट्स में जा रहा है, 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स में जा रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ 2 ट्वाइस ऑफ 2813 एल्यूमिनियम में।
इज द फिजन एनर्जेटिकली पॉसिबल, क्या फिजन प्रोसेस पॉसिबल है ना, यही क्वेश्चन है। आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है, आपको मासेस गिवन है। तो हम देख लेते हैं, अगर हम देखें तो यहां से अगर क्यू वैल्यू निकालेंगे तो क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, खुद ही बता दो आप, क्या होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। डेल्टा एम क्या निकल कर आएगा यहाँ पर, मास ऑफ 56 आयरन 26 माइनस ट्वाइस ऑफ मास 28 13 एल्यूमिनियम, है ना। यहां से आप बोलोगे कि इसका मास हमको दिया गया है 55.93494 माइनस ट्वाइस मल्टीप्लाई 27.98191 और सॉल्व करोगे, यहाँ पे सी स्क्वायर तो लिखते ही जाओ, ठीक है। तो ये कितने आएगा हमारा, यू में आएगा। आप देखोगे कि यहां से जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ रही है, माइनस 0.028888 यू सी स्क्वायर। यहां से ही समझ में आ गया कि जो आपकी जो क्यू वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, चाहूँ तो कर सकती हूँ। दैट 1 यू क्या होता है 931.5 MEV अपॉन सी स्क्वायर, इसको भी रखोगे तब भी वैल्यू किस में रहेगी, क्योंकि वैल्यू तो एट द एंड ऑफ द डे नेगेटिव रहेगी। अब अगर नेगेटिव रहेगी तो यहाँ पर जो फिजन प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है। फिजन एनर्जेटिकली पॉसिबल होने के लिए जो क्यू की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसको दूसरे तरह समझ लो, सॉल्व ही नहीं करना तो ऐसे ही समझ सकते थे। देखो भाई यहाँ पर दो इक्वल फ्रेगमेंट है, इसका मास 55 है, यहाँ पे ट्वाइस का मल्टीप्लाई करोगे एंड एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोडक्ट है वो आपका रिएक्टेंस से ज्यादा होगा, ज्यादा वैल्यू बड़ी आएगी। तो जब माइनस करोगे तो वो नेगेटिव में ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल आप लिख दोगे। हो गया क्वेश्चन ए एंड बी पोर्शन डन। देखें नेक्स्ट, चलो देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा 3 मार्क्स की कैटेगरी में ही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा सेक्शन बी ही चल रहा है। ठीक, इसमें बोला क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दैट मींस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, और आप कह सकते हो h अपॉन mv। ओके, विद एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन। दो पार्टिकल है, एक है आपका अल्फा और एक है आपका प्रोटॉन। अब पहले केस में बोला है कि सेम स्पीड उसने सेम रखी, ठीक है। जब उसने स्पीड सेम रखी तो इसका मतलब क्या हुआ, v जो है वो हमारा कांस्टेंट है, h भी हमारा कांस्टेंट है। इस केस के लिए हम बोल सकते हैं कि जो लैम्डा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। बिल्कुल, स्पीड कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से जो रिलेशन निकल कर आएगा, अगर हम दोनों पार्टिकल्स की बात करें तो लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ p इज इक्वल टू mp अपॉन एम अल्फा। ये तो हमारा 1 ही होता है। अल्फा का मास कितना होता है, 4 टाइम्स होता है, तो ये 1/4 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पार्ट सॉल्व हो गया। कितना आ गया, 1/4 आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरे केस की, दूसरे में बोला है कि सेम काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी सेम कर दी। अभी तक तो हमने देखा कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है, और आप इसको लिख देते थे h अपॉन p। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जो फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है √2m k। कैसे आया यार, प्लीज अब ये मत पूछना, क्योंकि मैं ये इतनी बार बता दिया है। आई एम वेरी प्रिटी मच श्योर कि अगर आप PYQ सीरीज कर रहे हो तो आपको ये पता है। तो 2m k आया। अब काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई, h तो कांस्टेंट है या और 2 भी हमारा कांस्टेंट है, दैट मींस लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द √m, ठीक है। मैं फिर से हिंट दे रही हूँ इसको आने की। काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ mv²। अब इस mv को आप उसी फॉर्मेट में बना लो, बस आपका यही निकल कर आएगा, ठीक है। चलो, अब यहां से आप बोल दोगे इसके लिए कि लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा p इज इक्वल टू द √mp अपॉन m अल्फा, और इसकी तो वैल्यू हमने पहले ही निकाली है 1/4। रख दो भाई, 1/4 कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अब सी पोर्शन देख लेते हैं। अब सी पोर्शन में क्या बोला है
कि यहाँ पर ये जो दोनों पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन वो दोनों ही एक्सेलरेट हुए सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब हो गई बस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब तो मैं तो अटक गई कि भैया कहीं पर भी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो v जो है मेरा वेलोसिटी है, k मेरी काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक वर्ड पे ध्यान दे लो, एक्सेलरेटेड। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू qv, है ना? ठीक 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 ठीक, बिल्कुल ओके। यहां से अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आप बोल दोगे क्या आ रहा है यहां से, दैट mv स्क्वायर इज इक्वल टू qv। ठीक है, अब अगर आप इसके फॉर्मेट में अगर लिखते हो तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv पढ़ लिया, h अपॉन अंडर रूट 2mk पढ़ लिया, और क्या फॉर्मूला होता है भाई, h अपॉन अंडर रूट 2mqv। अब ये फॉर्मूला और होता है, तो इस फॉर्मूले को कैसे निकाल सकते हैं भैया, यहाँ पर m का मल्टीप्लाई कर लो, m से डिवाइड कर लो, सॉल्व करोगे ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ओके। mv इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये क्या हो गया, m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2qv, ये m इधर गया m, mv इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट देश, तो mv की जगह पर ये रख दिया है। अब हो गया क्लियर, ओके। चलो अब यहां से देखो तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कांस्टेंट बोला है थर्ड केस में, h तो हमारा पहले से ही कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। आपके पास लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन अंडर रूट mq। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा p इज इक्वल टू द m p अपॉन m अल्फा मल्टीप्लाई q p अपॉन q अल्फा। ठीक है, एम पी अपॉन एम अल्फा मेरा था 1/4, ये हो जाएगा 1/2, ये निकल कर आएगा मेरा 1/8 अंडर रूट 1/8, दैट इज 1/2√2। तो भाई मैंने यहां पर भी मेरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल ली कि अगर मेरा दोनों केसेस के लिए अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहता है, तो जो मेरी वेवलेंथ है वो मेरी रहेगी लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू 1/2√2। डन, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, आल्सो ड्रॉ इट्स आउटपुट एंड इनपुट वेवफॉर्म्स। ठीक है, चलो कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने आई थिंक 2017 में भी कराया है, बीच में है तो 2019 के किसी सेट में भी कराया है, तो अभी तक अगर उन लोगों ने देख लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सेमीकंडक्टर चैप्टर का वीडियो भी देखा है तो भी देखा होगा। अब क्योंकि ये क्या है, हमारा एक फुल वेव रेक्टिफायर है, तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में 2 पीएन जंक्शन डायोड। ठीक, तो ये रही हमारी क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये रही हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में अपना डायोड D1 डायोड D2 हमने यूज कर लिया। अब इसको हमने सेंट्रल टैप किया क्योंकि सेंटर से हमने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है RL, जहां से हमें क्या मिलेगा, हमारा आउटपुट मिलेगा। अब इसी के सेंटर टैप करने के कारण ही इसका एक और नाम दे दिया गया है, दैट इज सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। ओके, ठीक, चलो इतनी बात भी हो गई। अब अगर मान लेते हैं कि हमने पहले अपनी दी है वेवफॉर्म ए, जो कि हमारी क्या है, एक पॉजिटिव AC साइकिल है, भाई पॉजिटिव ही है, दे दी हमने, इधर दे दी मैंने भी, चलो ठीक है। जैसे मैंने पॉजिटिव AC साइकिल अपनी दी तो क्या होगा, ये तो मेरा पॉजिटिव साइड जाएगा, इधर क्या जाएगा, नेगेटिव। ओके, अगर ये ऐसा होता है तो अगर पॉजिटिव इधर गया तो मेरा ये जो PN है ये किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड में। कैसे हो गया, P कनेक्ट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से, N कनेक्ट हो गया नेगेटिव टर्मिनल से। यहां पर क्या हो जाएगा डायोड D2 में, भैया ये तो मेरा रिवर्स बाइस्ड हो गया। अब जैसे ये रिवर्स बाइस्ड हुआ, ये फॉरवर्ड बाइस्ड हुआ, तो फॉरवर्ड बाइस्ड वाला जो है वो मेरा बिहेव कैसे करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह, तो वो कुछ बन जाएगा इस तरीके का, और ये नीचे वाला बन जाएगा कुछ इस तरीके का, और ये सेंटरली टैप्ड है। तो अब जो आपकी आउटफॉर्म वेवफॉर्म मिलेंगी
वो कौन सी मिलेंगी आपको? सिर्फ पॉजिटिव एसी साइकिल वाली मिलेगी। यानी कि अब जो आपको वेवफॉर्म इसके कारण मिली होंगी वो आपकी मिली है सिर्फ ऑल्टरनेट में, ऐसे पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि वो ओपन सर्किट था। अब उसी तरीके से इसका वाइस वर्सा अगर हमने कर दिया, क्या कर दिया हमने? वेवफॉर्म दी हमने, लेकिन नेगेटिव एसी साइकिल दी, तो अब क्या होगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये रिवर्स्ड बाइस्ड, ये फॉरवर्ड बाइस्ड, ये होगा शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएगा ओपन सर्किट। तो अब जो आपको वेवफॉर्म मिलेंगी वो सारी कौन सी मिलेंगी? कौन सी मिलेगी? ये वाली मिलेंगी, ठीक है, सेकंड ये, तो उसके कारण आपको मिल जाएंगी ये। अब देखो यहाँ पर जो आपको आरएल के अक्रॉस जो आउटपुट मिला वो कैसा मिल रहा है? पूरा एक फुल वेव मिल रही है इस तरीके से, है ना। तो इसीलिए अब इसको क्या कहते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। मैंने लिख भी दिया है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी D1 इज फॉरवर्ड बाय शॉर्ट सर्किट दिस वन, नेगेटिव हाफ में ये रिवर्स बाय ये ओपन। इस तरीके से आप भी लिखकर अपना पूरा, जैसे मैंने बताया, आपका आउटपुट कहाँ से मिल रहा है? पहले आपका आउटपुट मिलेगा ये वाला, तो आप सेपरेटली भी दिखा सकते हो। देखो पहले मुझे ये मिला पॉजिटिव एसी के कारण, दूसरी बार में मुझे ऐसा कुछ मिला, तो जब मैंने इन दोनों को मर्ज किया तो मुझे एक फाइनल आउटपुट मिला, वो ये मिला, ठीक है। चलो भाई, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में था। अब देखते हैं हमारा सेक्शन सी का 12th क्वेश्चन, जो कि हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और वही हमारा पूरा केस स्टडी भी आया था, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो चलो फाइनली आ गए हैं हम अपने इस पेपर के बिल्कुल लास्ट में। पढ़ लेते हैं केस स्टडी। ये कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का। इसमें बोला गया है द ब्रिटिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग explained the interference of light using the principle of superposition of waves. He observed the interference pattern on the screen in his experimental setup known as Young's double slit experiment. The two slits S1 and S2 were illuminated by light from a slit S. The interference pattern consists of dark and bright bands of light. Such bands are known as fringes. The distance between the two consecutive bright and dark fringes जो है उन्हें क्या कहते हैं भाई? फ्रिंज विड्थ कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, ठीक है। अब इसमें एक पोर्शन में एक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि द स्क्रीन इज मूव्ड क्लोजर टू द प्लेन ऑफ S1 एंड S2 देन द फ्रिंज विड्थ। कह क्या रहा है भैया? डबल स्लिट है, ये रहा स्क्रीन, ये S1 ये S2, दिस डिस्टेंस इज नोन एज D। उन्होंने बोला है कि अगर ये जो स्क्रीन है ये क्या है? इसके पास आ रही है, क्या आ रही है? क्लोजर आ रही है ना, तो D को हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, तो आपकी फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा भाई? तो बीटा क्या होता है? बीटा होता है लैम्डा D अपॉन D। तो बीटा इज proportional to this distance between the screen and the slits, that therefore if this is going to be decrease, fringe width is also going to be decrease। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिक्रीज के आपको दिख रहे हैं 2 ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड। will decrease but the intensity of the light remain the same, but the intensity of the light increases, bright fringe increases, ठीक है। डिक्रीज है ये हमें मालूम पड़ गया। इंटेंसिटी की बात करें, अब कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी अगर मैं पास लेकर आऊंगी तो घटेगी कि कम होगी? तो आप बोलो कम होगी कि ज्यादा होगी? तो जैसे ही मैं इसको पास लेकर आऊंगी ना, तो मेरा क्या होगा? ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। होता है ना, जैसे मैं टॉर्च को ऐसे पास लेकर आऊँ तो मुझे एकदम से बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखने लगती है ना, उसी तरीके से तो मेरी क्या होगी? इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस की इंक्रीज होगी। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। हो गया ए पोर्शन डन। अब देखते हैं इसका बी। अब इसी आपका केस स्टडी में जो बी पोर्शन है वो आपका ये पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन टू द पैटर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन द टू स्लिट्स S1 एंड S2 को हमने रिप्लेस्ड कर दिया 2 इंडिपेंडेंट बट आइडेंटिकल सोर्सेस। अब देखो यहाँ पर वर्ड्स का बड़ा खेल है। क्यों है? क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट अगर 2 सोर्सेज हैं S1 एंड S2, अगर मान लो इसने ना क्रस्ट और ट्रफ की बात करें तो इसने पहले क्रस्ट बनाया, उसने ट्रफ बना दिया वेव फॉर्म्स में, तो इनमें क्या होगा? ये क्या हो जाएंगे? इनका कभी भी एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा। जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो मतलब ये क्या हो गए? 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हमेशा ही नॉन कोहेरेंट
सोर्सेस होते हैं। अब इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी कि हमारे पास हमेशा ही कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। इसका मतलब अगर सोर्सेज ही नॉन कोहेरेंट हैं तो कुछ इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। इंटरफेरेंस नहीं होगा तो कोई पैटर्न ही अकर नहीं होगा स्क्रीन पर। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज नो पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। क्यों नहीं है भैया, रीजन ये रहा। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब यहीं पर इसे 12th में सी में पूछा गया है कि टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट। क्या कह रहे हैं हम उनको? कोहेरेंट कह रहे हैं। तो व्हेन बोथ लाइट एमिट वेव्स ऑफ, अब कोहेरेंट है इसका मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। कांस्टेंट फेज डिफरेंस होने के साथ साथ उसकी जो वेवलेंथ है वो भी क्या होगी? सेम वेवलेंथ होगी। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो आई थिंक दैट इज योर सेकेंड ऑप्शन, सेम वेवलेंथ एंड अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। बाकी ऑप्शन भी आप रीड कर लो, वेरिंग है नहीं है, सेम इंटेंसिटी नहीं है, कांस्टेंट है फेज डिफरेंस बट डिफरेंट है नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट वन। तो चलिए बात करते हैं इसके डी में। डी में क्या बोला है कि द फ्रिंज विड्थ इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बीटा इफ द होल सेटअप को हमने इमर्स्ड कर दिया एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, बता देते हैं। तो जो फ्रिंज विड्थ है वो हमारा होता है लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, इसका मतलब बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, अब C इक्वल टू होता है हमारा म्यू लैम्डा, नहीं न्यू लैम्डा। ओके, न्यू लैम्डा होता है। तो जब भी हम किसी भी सेटअप को अगर लिक्विड में इमर्स्ड करते हैं तो वहां पर जो हमारी ये जो वेवलेंथ है वो जो हमारा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे डिवाइड हो जाती है। ऐसा होता है, C जो है वो ये इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू और ये न्यू इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि हमारी जो वेवलेंथ है वो 1/म्यू हो जाती है और बीटा जो है इसके प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब जो बीटा है हमारा वो भी क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन म्यू हो जाएगा, म्यू। तो ये ऑप्शन कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 हो गया कि हमने पूरे सेटअप को जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाला तो बीटा जो है वो भी हमारा रिड्यूस्ड हो जाएगा 1/म्यू टाइम्स। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट वन। अब देखते हैं आज के सेशन का इस केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें बोला है द टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स मीटिंग एट पॉइंट्स P1 एंड P2 ऑन अ स्क्रीन 3 λ/2 एंड 2 λ रिस्पेक्टिवली। देन आपको बोला है कि फर्स्ट में ब्राइट फ्रिंजेस अगर होंगी दोनों पॉइंट्स पर, एक में दोनों पॉइंट्स पर डार्क फ्रिंजेस होंगी, या फिर P1 में ब्राइट होगी P2 में डार्क, या P2 में ब्राइट या P1 में डार्क। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P1 एंड P2। ठीक है, इसके लिए हमारे पास है 3 λ/2, इसके लिए हमारे पास 2 λ। ये क्या है? हमारा पाथ डिफरेंस। हम जानते हैं कि अगर हमें ब्राइट फ्रिंज चाहिए होती है तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? n λ होना चाहिए। और डार्क फ्रिंजेस के लिए हमारे पास होना चाहिए n प्लस हाफ λ। ठीक है, अगर हम P2 को देखें तो P2 इज इन द फॉर्म ऑफ n λ। देयरफॉर यहां पर क्या हुआ होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। अब कंस्ट्रक्टिव हुआ है इसका मतलब यहां पर क्या आई होंगी? हमारी ब्राइट फ्रिंज आई होगी। ठीक है, क्या आ गई? हमारी ब्राइट फ्रिंजेस आ गई। तो मतलब P2 में तो हमारा ब्राइट फ्रिंज हो गई। अब अगर हम लोग P1 में देखें तो P1 का फॉर्मेट पाथ डिफरेंस का ये है, इसका मतलब n प्लस हाफ फॉर्मेट में है 1 + 1/2 λ। देयरफॉर यहाँ पर आपका हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और आप कह सकते हो डार्क फ्रिंजेस यहाँ पर अपीयर हो गई। मतलब P1 में है आपकी डार्क और P2 में है आपकी ब्राइट। तो कौन सा ऑप्शन है ये? थर्ड फोर्थ में से ही है। P2 में ब्राइट, ये रहा P1 में डार्क, देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कितना सिंपल केस स्टडी थी एज कंपेयर टू द अदर सेट्स, ये तो मुझे बहुत ही सिंपल लग रहा है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको मजा आ रहा है PYQ सीरीज को करने से और आपके लिए काफी यूजफुल भी लग रही है ना? यूजफुल भी तो होगी ही, क्योंकि अब हमारे क्या आ रहे हैं? बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी था। तो आज हमने डिस्कस कर लिया है 2022 के टर्म 2 का सेट 2 का सबसेट 1।
ठीक है, इसी तरीके से हम सेट 3 का सबसेट 1 भी करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो आई होप आपने एंजॉय किया है। जैसा कि आप जानते ही हो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।